Good morning, students. In our previous lecture, we have discussed about our part number 6. And in this video, we are going to study class 9th history, chapter 1st, the French Revolution. And this video is part 7 of this series. So in this lecture, we will study about the meaning of political symbols. Okay, so let's start now. As you all know, we have discussed about the Declaration of Rights. So let us try to read these symbols. First point is the broken chain, means टूटी हुई जंजीर या टूटी हुई चेन. तो ये किस चीज का प्रतीक थी, किस चीज का सिंबल थी? These chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. Means कि जो गुलाम थे, दास थे, उनको जंजीरों से बांधा जाता था, राइट? और एक टूटी हुई हथकड़ी ये शो कर रही है कि यह उनकी स्वतंत्रता का या उनकी आजादी का प्रतीक है. ओके, तो ये ब्रोकन चेन जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये एक तरह से ये टूटी हुई हथकड़ी जो है ये उनकी फ्रीडम का सिंबल है. सेकेंड पॉइंट इज द बंडल ऑफ रोड्स और फासिस. मीन्स छड़ों का बर्छीदार गट्ठर. ठीक है, ये बंडल है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन, कि एक सिंगल रोड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एन एंटायर बंडल. बट पूरे बंडल को तोड़ा नहीं जा सकता है एक साथ. मीन्स स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में बल है. ओके, थर्ड पॉइंट इज द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. मीन्स कि ये जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, इसके अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख दिखाई गई है जो लाइटिंग शो कर रही है. देन द all seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. मीन्स ये जो आय है ये ज्ञान का प्रतीक है. ज्ञान रूपी सूर्य की जो रेज हैं, सन रेज हैं, ये अज्ञान रूपी अंधेरे को, मीन्स क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, मीन्स अज्ञान रूपी अंधेरे को बिल्कुल खत्म कर देगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. ये एक तरह से शाही सत्ता का प्रतीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग. एक स्नेक है जो शो किया गया है यहाँ पे. तो ये एक तरह से अपनी पूंछ में उसका अपनी पूंछ को मुंह में ले रखा है सांप ने, स्नेक ने. तो ये सनातनता का को शो करता है, सिंबल ऑफ एटर्निटी. ए रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड. मीन्स इसका कहने का ये है कि एक रिंग जो है इसका ना तो कोई छोर स्टार्ट है और ना ही कोई स्टार्टिंग है. मीन्स इसका कोई और छोर नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेड फ्रीजियन कैप. ठीक है, तो ये है लाल फ्राइजियन टोपी को शो कर रहा है. कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपन बिकमिंग फ्री. अब ये टोपी कब पहनी जाती थी? स्वतंत्र होने के बाद जो गुलाम थे वो यही टोपी पहनते थे, रेड फ्राइजियन कैप. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लू व्हाइट एंड रेड. ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कलर्ड बुक में जब देखेंगे तो ये ब्लू व्हाइट एंड रेड का सिंबल है. द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. ओके, तो ये है फ्रांस के राष्ट्रीय रंग. नेक्स्ट पॉइंट इज द विंग्ड वुमेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ. तो ये है विंग्ड वुमेन, मीन्स कि डैनो वाली स्त्री, मीन्स पंख वाली स्त्री. पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये कानून का मानवीय रूप दिखा रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है. नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉ टैबलेट. द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. मीन्स लॉ टैबलेट के अकॉर्डिंग कानून की नजर में सभी समान है और वो सबके लिए समान है. मीन्स सब लोग इक्वल हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ अ पॉलिटिकल. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक. मीन्स हमने देखा कि नेशनल असेंबली ने जो अपने आप को घोषित किया था एक असेंबली के रूप में, और उन्होंने राजा की जो पावर थी उसको एक तरह से बाउंड कर दिया था नेशनल असेंबली के थ्रू. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनमें उसको डिवाइड कर दिया था एक तरह से. सो ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस. तो फ्रांस में आने वाले कुछ सालों में इसी तरह से तनावपूर्ण स्थिति जो है बनी रही. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. ठीक है, तो जो लुई 16 था उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट तो कर लिया था, उसको मान्यता तो दे दी थी, लेकिन जो प्रशिया, मीन्स प्रशिया एक कंट्री का नेम है, तो प्रशिया का जो राजा था उसके साथ वो गुप्त बातचीत, मीन्स चोरी चुपके से कुछ सीक्रेट बातचीत जो है वो
कर रहा था. So, rulers of other neighboring countries were much worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो जो रूलर्स थे नेबरिंग कंट्रीज के, पड़ोसी देशों के जो शासक थे, वो चिंतित थे और वो देख रहे थे कि फ्रांस में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, किस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ प्लान कर रहे थे वो अपनी सेना को भेजने के लिए. सो 1789 की जो गर्मियों के बाद होने वाली इस तरह की जो इंसिडेंट्स थे उन पर कंट्रोल करने के लिए इन रूलर्स ने प्लान कर लिया था अपनी ट्रूप्स भेजने के लिए, अपनी सेना भेजने के लिए. ओके, बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन इससे पहले ये होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. अप्रैल 1792 उसमें नेशनल असेंबली ने क्या किया कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो सेकंड कंट्री था एक, उसके विरुद्ध वॉर की एक अनाउंसमेंट कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी और उसके प्रस्ताव को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया. सो टू ज्वाइन आर्मी थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस. तो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए हजारों की संख्या में जो है वॉलंटियर्स आने लगे अलग अलग प्रांतों से. कई प्रांतों से हजारों स्वयंसैनिक जो सेना थे वो सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. तो उन्होंने इस वॉर को किस तरह से देखा कि ये वॉर जो है राजाओं के खिलाफ और कुलीनों के खिलाफ जो है एक तरह से जनता की लड़ाई है. तो इस तरह से उनका नजरिया था इस वॉर को देखने के लिए. अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मार्सिलेज. ठीक है, तो उनके द्वारा जितने भी देशभक्ति या पैट्रियोटिक सॉन्ग जो गाए गए थे, तो उसमें एक तरह से मार्शिले जो था वो एक फेमस सॉन्ग था और इट वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट रजिट दी लाइजले. ठीक है, तो ये राजिट दी लाइल के द्वारा इसको गाया गया था एंड वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलेज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गोट इट्स नेम. और ये कब गाया गया था? यह गीत सबसे पहले मार्सिलेज के जो लोग थे उन्होंने पेरिस की तरफ मार्च करते हुए, मीन्स पेरिस की तरफ पैदल जाते हुए इसको गाया था. सो गोट इट्स नेम, और इसीलिए इस गाने को मार्सिले के नाम से कहा जाने लगा. नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज मार्सिलेज. तो मार्सिले जो है अभी फ्रांस का नेशनल एंथम माना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, The revolutionary wars brought losses and economic problems to the people. तो क्रांतिकारी युद्धों के कारण जनता को बहुत भारी प्रॉब्लम्स हुई, आर्थिक रूप से भी और पॉलिटिकल रूप से भी. तो बहुत सारी कठिनाइयां जो है उनको झेलनी पड़ी. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. पुरुषों के युद्ध में चले जाने के बाद, मीन्स जो जेंट्स थे वो तो वॉर में चले गए वॉर लड़ने के लिए, तो घर परिवार और रोजी रोटी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी औरतों के ऊपर आ पड़ी. अब एक तरह से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की मान्यता थी, मीन्स large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. मीन्स हमने देखा कि इस तरह से क्रांति की स्टार्टिंग हो गई थी. जो जेंट्स लोग थे वो लड़ने चले गए थे, लेडीजों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही थी, लेकिन बहुत सारे वर्ग जो है या बहुत सारे पीपल जो है, बहुत सारी जनसंख्या का मानना था कि जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमने देखा अभी नेशनल असेंबली के थ्रू, इसने केवल पॉलिटिकल राइट्स दिए थे ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जो केवल अमीर लोग थे उन्हीं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए. So people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action, the political points became an important rallying point for them. So लोग जो है पॉलिटिकल क्लब में जमा होके गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर और अपनी कुछ प्लानिंग पे, अपनी कार्य योजनाओं पे लंबी डिबेट करते थे. सो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स, तो इन्हीं क्लब में से एक फेमस क्लब था जो था जैकोबिन क्लब. ठीक है,
सो इनमें से सबसे अधिक जो सक्सेस थी वो जैकोबिन क्लब को मिली थी। मींस रिपीट कर देती हूँ एक बार कि बहुत सारे क्लब्स थे जहाँ पे इस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में या अपनी वर्क प्लानिंग के बारे में डिस्कस होता था। तो इसमें से सबसे जो फेमस क्लब बना वो था जैकोबिन्स क्लब, विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो इसका नाम जो पेरिस का पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। ऑल्सो वुमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। सो जो वुमेन थी, जो औरतें थी, उन्होंने भी एक तरह से अपने क्लब बना लिए। ऑल्सो वुमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स। उन्होंने भी अपने क्लब्स तैयार कर लिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल गिव यू मोर नॉलेज अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। तो इस चैप्टर के फोर्थ पार्ट में, फोर्थ सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स, मीन्स उनकी जो एक्टिविटीज थी और उनकी डिमांड्स थी उसके बारे में। सो द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उनका संबंध मेनली समाज के जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनसे बिलोंग करते थे, वो जो कम समृद्ध लोग थे। देन दे इंक्लूडेड, तो इनमें कौन कौन इंक्लूड थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो इनमें कौन कौन थे? इनमें छोटे दुकानदार थे, कुछ जूता बनाने वाले मीन्स शू मेकर थे, पेस्ट्री बनाने वाले, कुछ छपाई करने वाले, वॉच मेकर्स जिसको हम घड़ी साज बोल सकते हैं, प्रिंटर्स थे, और कुछ नौकर थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, और कुछ डेली काम करने वाले मजदूरों की तरह से सम्मिलित थे, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। सो मैक्समिलियन रोबेस्फेयर वॉज देयर लीडर। सो तो इनका लीडर कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्फेयर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. अब जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे तो उसमें से बहुत सारे पीपल्स ने गोदी में काम करने वाले जो डॉक वर्कर्स थे, तो उन्होंने क्या एक डिसाइड किया कि हम मजदूरों की तरह धारीदार जो है मीन्स लॉन्ग स्ट्रिप्ड धारीदार जो है लंबी पैंट जो है पहनेंगे। तो इसमें लोगों ने धारीदार जो है लंबी पैंट पहनना स्टार्ट किया। दिस वॉज टू मेक देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये किस लिए था? जैकोबिन ने ये किस लिए किया? इसलिए किया ऐसा उन्होंने कि समाज के जो फैशनेबल वर्ग थे, विशेषकर जो अपना घुटने तक के कपड़े पहनते थे, तो उनको उनसे स्वयं को अलग रखने के लिए। Who were knee breeches मीन्स जो घुटनों तक के कपड़े पहनते थे, नोबल्स, तो उन नोबल्स से खुद को अपार्ट मीन्स बिल्कुल अलग शो करने के लिए। सो इट वाज ए पैसेज ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्ड बाय द वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। तो एक तरह से ये ब्रीचेस पहनने वाले जो नोबल्स थे उनकी पावर को एंड करने की घोषणा का उनका अपना एक तरीका था। सो दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस कलोट्स। अब मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, सेंस कलोट्स जो कपल है इस तरह से लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट जो है उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया था। एंड लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो इसका एक तरह से मीनिंग क्या पड़ा कि बिना घुटने वाले। ठीक है, तो जैकोबिन्स का जो नेम था वो सेंस कलोट्स मीन्स सौकुलात का ना हिंदी में कह सकते हैं इसको हम। तो लिटरली मीनिंग दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस, जो बिना घुटनों वाले। ओके, so sans colored men wore in addition the red cap that symbolized liberty। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से लाल रंग की टोपी को चुना जो स्वतंत्रता की प्रतीक है। मैंने अभी आपको सिंबल्स शो किए हैं, तो सिंबलाइज करने के लिए अपनी लिबर्टी को उन्होंने रेड कैप पहनना स्टार्ट किया। हाउएवर वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो, तो औरतों को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक एंड टुमारो वी विल डिस्कस आवर फर्दर चैप्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट, दो बैलों की कथा, उसी को आगे पढ़ते हैं। कि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हीरा और मोती है वो वहाँ से जो गया है उसके घर से भाग जाते हैं और वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और इसलिए वो किसी और गांव में चले जाते हैं और खेत में मटर चढ़ने लगते हैं और फिर उनका पेट भर जाता है, फिर वो मस्ती में खेलने लगते हैं। आगे लेखक ने बताया कि जब वे मज़े से मस्ती कर रहे थे तब एक सांड उनकी ओर चला आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा अब दोनों ओर से फंस गए,
यदि वे वहां से भागते हैं तो कायर कहलाएंगे। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं कि वो दोनों उस खेत में सामने से एक सांड आता है, उसको देखकर वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से भागेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, तो इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, उसको मारने की योजना बनाते हैं। और ऐसा हुआ, हीरा ने आगे से वार किया तथा मोती ने पीछे से टक्कर मारी। इस तरह सांड बहुत जख्मी हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सांड ने अपना संतुलन खोया और वह धम से गिर पड़ा। मोती सांड को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा है उसे रोककर कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर सोचते हैं, फिर वो मटर के खेत में घुस जाते हैं। हीरा ने उसे मना किया परंतु वह नहीं माना। तभी दो आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे और वह वहां से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया है तो वह भी नहीं वहीं आ गया। दोनों बैल को मवेशी खाने में बंद कर दिया गया कि वो दोनों सांड से लड़ते हैं और उसको गिरा देते हैं। उसके बाद में जो मोती है वो कहता है कि थोड़ा सा और खा लेते हैं, उसके बाद में घर जाने की सोचेंगे। लेकिन इतने में दो व्यक्ति आ जाते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो भागते हैं क्योंकि वहाँ पर गीला था। तो मोती है उसका पैर फंस जाता है, इस कारण से वो भाग नहीं सकता। और जो हीरा है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है तो इसलिए वो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागता और उस अपने दोस्त के पास आ जाता है और दोनों को मवेशी खाने में बंद कर दिया जाता है। आगे है, लेखक ने हीरा मोती की दयनीय दशा के बारे में सोचते हुए कहा है कि उन्हें मवेशी खाने में सारे दिन भूखा रहना पड़ा। उसके बाद में जो लेखक बताते हैं कि फिर क्या हुआ, उनको काजी हाउस में ले गए जहाँ पर बहुत सारे पशु रहते हैं, लेकिन उनको पूरे दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। उस जगह पहले से ही कई जानवर जैसे भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे लाशों की तरह लेटे हुए थे। जैसे तैसे रात होती गई तो उनकी भूख भी बढ़ती गई। तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से वहां से भागने के लिए कहता है। उपाय ढूंढकर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने मजबूत सींगों से प्रहार से कच्ची दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है कि वो सुबह से शाम हो गई, उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया गया तो वो भूखी लगने लगी और उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई और दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करके मवेशी खाने के चौकीदार द्वारा हीरा पर डंडे बरसाए जाते हैं तथा मोटी रस्सी से उसे बांध दिया जाता है। फिर मोती कच्ची दीवार पर टक्कर मारने लगता है, धीरे धीरे आधी दीवार को गिरा देता है। टूटी दीवार के रास्ते से घोड़ियाँ, बकरियां, भैंसें तो वहां से भाग जाती हैं, लेकिन गधे हैं वो खड़े रह गए। हीरा ने गधे से वहीं खड़े रहने के कारण पूछा तो गधे ने कहा कि दोबारा पकड़ लिए गए। तो हीरा ने उसे कहा, कम से कम तुम तो यहाँ से चले जाओ, पकड़ लिए गए तो हम तो यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ना चाहता है परंतु असफल रहता है। तो जो दीवार को वो तोड़ देता है, मोती कच्ची दीवार को तोड़ देता है, तो बाकी की जो जानवर तो ये सभी भाग जाते हैं, लेकिन गधा वहीं पे खड़ा रहता है। तो जब हीरा उससे पूछता है कि तुम क्यों खड़े हो, तो गधे कहते हैं कि अगर दोबारा पकड़ लिए गए तो इससे अच्छा है कि हम यहीं रहेंगे। फिर मोती है वो अपने दोस्त की, हीरा की रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है परंतु असफल रहता है। हीरा ने उसे कहा कि कम से कम तुम तो यहाँ से चले जाओ, किंतु मोती बिना हीरा के वहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। हीरा मोती से कहता है कि वह चला जाए अन्यथा उसे बहुत मार पड़ेगी। तब मोती कहता है कि उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वे सारे उसे आशीर्वाद देंगे। मोती ढीठ और मूर्ख गधों को सींग मार मार कर वहाँ से भगा देता है और स्वयं हीरा के समीप आकर सो जाता है। प्रातः मवेशी खाने की दशा देखकर खलबली मच जाती है। चौकीदार ने मोती के जमकर पीटा और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा उससे कहता है कि तुम तो भाग जाओ, मैं तो यहाँ पर बंद हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम मेरे इससे इतना तो हुआ कि जो 9-10 जानवर यहाँ पर बंद थे उनकी तो जान बच गई, वो मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब सुबह मवेशी खाने में वो लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि ये इसकी क्या दशा हो गई। दोनों बैलों को 7 दिनों तक भूखा रखा गया। सारे दिन केवल एक बार पानी दिया जाता था। परिणाम स्वरूप वे कमज़ोर हो गए। आखिर उन्होंने एक दिन बेच दिया गया। उनका खरीदार एक भयानक सूरत और दड़ियल व्यक्ति था। उसे डरावने आदमी को देखकर हीरा मोती डर गए। उसके बाद में उनको वहीं पर रखा गया और उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। और एक दिन एक व्यक्ति उनको आया और उसको बेच दिया गया।
ईश्वर को याद करने लगे। उन्हें ईश्वर पर भरोसा था। बेशक दोनों बैलों की उस दड़ियल के भय से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वे वहां से भाग गए। अब क्या हुआ कि वो दड़ियल है उनको लेके जाता है, लेकिन वो फिर भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उस दड़ियल के पास से भागते भागते उन्हें लगा कि वे पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं, और वो उस दड़ियल व्यक्ति के पास से छूटकर भाग जाते हैं। और भागते भागते वो ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ से पहले कहीं जान जा चुके हैं। जाने पहचाने रास्ते को देखकर उनकी थकान मिट गई और उनकी चाल पहले से अधिक तेज हो गई। अपने गांव पहुंचकर वो भागे भागे अपने बांधने के स्थान पर खड़े हो गए, और वो जान गई कि वो अपने गांव के रास्ते पर आ गए, और जाकर वो उसी स्थान पर खड़े हो गए जहां पर वो पहले रहा करते थे, यानी जो जूरी के घर पे वो रहते थे। अपने प्रिय बैलों को देखकर जूरी की आंखों में आंसू निकल आए। पीछे से दड़ियल व्यक्ति आकर हीरा मोती की रस्सी पकड़ लेता है। जूरी ने उन्हें ले जाने का विरोध किया। तब दड़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मोती ने उसे सींग मार दिया और उसका पीछा किया। दड़ियल मोती के डर से गांव से बाहर भागता है और गालियां देना शुरू करता है, साथ ही पत्थर फेंकता है। दड़ियल की इस रवैये पर गांव वाले उस पर हंसते हैं। दड़ियल गालियां देता हुआ चला जाता है। हीरा मोती फिर इशारों में बातें होती हैं। कुछ देर में ही बैलों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध किया जाता है। जूरी अपने हीरा मोती को प्यार करने लगता है और उसकी पत्नी भी दोनों को प्यार से चूमती है। के बाद में कि वो जो बैल जिसने खरीदे थे वो व्यक्ति आके जूरी से कहता है कि ये तो मेरे बैल हैं, लेकिन वो जो मोती है वो उसको भगा देता है और उसका पीछा करते हुए उस दड़ियल व्यक्ति को गांव से भगा देता है, और इस प्रकार से वो फिर से अपने मालिक जूरी के पास में आ जाते हैं। तो बेटा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13.1 exercise surface area and volume. लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी जो हमारे 3D शेप्स यूज़ होंगी इसमें सभी के क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर सभी के फॉर्मूले किए हैं। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है बॉक्स के में। इज टू बी मेड। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, जो टॉप से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक शीट, उस प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करते हुए हमें फाइंड करना है। फर्स्ट है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है बॉक्स बनाने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ शीट हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, ₹20। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। हमें लेंथ गिवन है, लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन 65 अपॉन में 100, 0.65 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट। तो हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग the box open at the top। ऐसा बॉक्स जो टॉप से क्या है, ओपन है। तो हमने कल किया था, अगर हमें पहले CSA यूज़ करेंगे इसमें क्यूबॉइड का। तो CSA के लिए फॉर्मूला है 2 × L + B × में H। ये हमारे पास 4 साइड्स का है। ये टॉप से ओपन है, इसका मतलब इसका बेस क्या है, कवर है। तो बेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L × B। तो ये हो जाएगा 2 × LH + BH प्लस में LB। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। 2 × L है हमारे पास 1.5, इंटू में H है हमारे पास 0.65, प्लस में ब्रेथ है हमारे पास 1.25
इंटू में हाइट है 0.65 प्लस में एल 1.5 इंटू में ब्रेथ 1.25। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1.5 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.975 एंड 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 0.8125 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.875। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 इंटू 1.7875 प्लस में 1.875। नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.785 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.575 प्लस में 1.875, दोनों का एडिशन आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये प्लास्टिक बॉक्स का क्या आ गया, एरिया आ गया। सेकंड पार्ट में हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स टू में ₹20। देन कॉस्ट ऑफ टोटल शीट हमें कितनी ज़रूरत है, 5.45 मीटर स्क्वायर। देन 20 मल्टीप्लाई में 5.45, टोटल हमारे पास रुपीज़ आ गए 109। उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में से टोटल जो रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ₹109। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट। हमें कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉश की 4 वॉल्स की और सीलिंग एट द रेट। रूफ के लिए कॉस्ट हमें गिवन है 7.5 रुपीज़ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 4 मीटर एंड हाइट गिवन है 3 मीटर। पहले हम एरिया ऑफ वॉल, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CS से कर्व सरफेस एरिया, CS से ऑफ द रूम। वो क्या होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू में H। 2 इंटू L हमारे पास कितनी है 5 मीटर, L हमारे पास 5 मीटर प्लस में ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू में 3। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2 9 जा 18 3 जा 54 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया किसका है, एरिया ऑफ 4 वॉल का है। अब हमें एरिया ऑफ सीलिंग का निकालना है। एरिया ऑफ सीलिंग L इंटू B। L 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, ये आ गया 20 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट गिवन है वाइट वॉश की, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में ₹7.50 7.50। कॉस्ट ऑफ, हमें वाइट वॉश के लिए कितने मीटर के एरिया फाइंड किया था हमने, किसके लिए कॉस्ट फाइंड करेंगे 74 टोटल एरिया था 74 मीटर स्क्वायर के लिए। दैन 74 मल्टीप्लाई बाय 7.50, 74 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट हटाने के लिए 100 का यूज़ करेंगे, 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे
5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। ये आ गया 37 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 555 रुपीज़। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन किया। थैंक यू। Good morning students, I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हम 9th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का रिवीजन हम कर रहे हैं और इसमें हम एलिमेंट के क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए। मैं आपको ये रिवीजन एशान में से करवा रही हूँ। एनसीईआरटी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो बेटा एलिमेंट जो होते हैं एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो एलिमेंट को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं अबाउट 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों मेटल, सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा नॉन मेटल और थर्ड क्लासिफिकेशन है मेटलॉइड। तो 3 टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। वी विल नाउ डिस्कस दीज 3 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट इन समवट डिटेल वन बाय वन। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद मेटल्स। मेटल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मेटल्स क्या होती है बच्चों? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसा एलिमेंट जो मैलेबल है। मैलेबल का मतलब उसकी थिन शीट बनाई जा सकती है बीटन करके, कूट करके। डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, वायर बनाए जा सकते खींच खींच करके। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। आप एग्जाम्पल आपके सामने है मैलेबल, जैसे देखो आयरन की, एल्यूमिनियम की थिन शीट्स बनाई जाती है, आपने देखी होगी कितनी शीट्स यूज होती है। डक्टाइलिटी, वायर जो होते हैं आप देख रहे हैं मेटल के बनाए जाते हैं, कॉपर के, आपके आयरन के, एल्यूमिनियम के, और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से फ्लो करती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स आर, कुछ एग्जाम्पल है। आयरन सबने देखा होगा, कॉपर तांबे के बर्तन घर में होते, एल्यूमिनियम भी आपने देखा होगा, जिंक, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटाशियम, ये रिएक्टिव मेटल है। देखो सोडियम, पोटाशियम। दिस कैचेस फायर विद एयर एंड वाटर। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई है बच्चों। देखो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिल्वर है, तो ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई है। ओके बेटा, मैग्नीशियम, निकिल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। सारी मेटल क्या है? सॉलिड है, एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज लिक्विड। तो एक मेटल जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी वो कौन सी मिलती है बच्चों? मरकरी मिलती है। ओके बेटा, नाउ बच्चों आगे देखिएगा मेटल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर गिवन बिलो। मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब हम पहले ही बच्चों समझ चुके हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग। मेटल को थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते बिना तोड़े। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मैलेबल मेटल। सबसे ज्यादा अच्छी मैलेबल मेटल है कौन सी बच्चों? गोल्ड और सिल्वर। इनकी बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है। आप देखते होंगे स्वीट्स पे एक सिल्वर की लेयर लगी होती है, देखो कितनी पतली होती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मैलेबल। एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल भी हाईली मैलेबल है। ऑल दीज मेटल कैन बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म वेरी थिन शीट्स कॉल्ड फॉइल्स। मेटल्स को बीटन कर सकते हैं हैमर के साथ थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए। उन थिन शीट को क्या कहते हैं बच्चों? फॉइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सिल्वर फॉइल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई मैलेबिलिटी। सिल्वर मेटल को, चांदी को बहुत पतले एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मैलेबल है। द सिल्वर फॉइल आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। सिल्वर फॉइल का यूज स्वीट को डेकोरेट करने के लिए होता है, आपने देखा भी होगा बच्चों। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल इज क्वाइट मैलेबल। एल्यूमिनियम भी मैलेबल है एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल सभी ने देखे होंगे, मेडिसिन एल्यूमिनियम फॉइल में रैप होकर के आती है। हम
फूड भी रैप करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज पैकिंग के लिए किया जाता है। किस किस की पैकिंग? बिस्किट्स की, चॉकलेट्स की, मेडिसिन की, सिगरेट की और काफी सारे प्रोडक्ट की। मिल्क बोटल्स कैप्स आर ऑल्सो मेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। मिल्क बोतल जो आती है उनकी कैप किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम फॉइल से। एल्यूमिनियम सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। कॉपर मेटल इज ऑल्सो हाईली मेलेबल। कॉपर भी बहुत मेलेबल है। कॉपर के तो वेसल भी आप घर में देखते होंगे। देखो जो पूजा वगैरह करने के लिए घंटियां जो होती है कॉपर की होती है। सो कॉपर सीड्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड अदर कंटेनर। कॉपर को भी बर्तन बनाने के लिए और दूसरे कंटेनर बनाने के लिए यूज किया जाता है। दस मेलेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेलेबिलिटी मेटल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइलिटी का मतलब होता है मेटल्स को स्ट्रेच करके, खींच करके ड्रोन इनटू वायर्स, वायर बनाए जाते हैं। दिस मीन दैट metal can be drawn or stretched into thin wires. All metals are not equally ductile. सारी मेटल बराबर डक्टाइल नहीं है। some are more ductile than other. कुछ ज्यादा डक्टाइल है। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड और सिल्वर। मतलब सबसे पतला और लंबा तार किससे बना सकते हैं हम? गोल्ड और सिल्वर से। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 10 milligram of a highly ductile metal like silver can be drawn into thin wire about 200 meter long. 100 milligram अगर हमारे पास highly ductile metal है like silver, gold, तो उसको 200 मीटर लॉन्ग वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल। कॉपर और एल्यूमिनियम भी डक्टाइल है एंड कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कॉपर और एल्यूमिनियम भी डक्टाइल है और इनको इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप देखते होंगे ज्यादातर जो वायर है वो किसके होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के। डक्टाइलिटी इज एन अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। डक्टाइलिटी भी मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स मेलेबल है, डक्टाइल है। इट इज ड्यू टू द property of malleability and ductility that metal can be given different shape to various articles. इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को वेरियस शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैटर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, हीट भी फ्लो कर सकती है। आपने देखा होगा जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, आयरन के भी होते हैं। और वायर आपने देखे होंगे ज्यादातर किसके होते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम के, कॉपर के, आयरन के। दिस मीन दैट मेटल अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाती है। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की अच्छी कंडक्टर होती है। द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। हीट को कंडक्ट करना, हीट में को अपने में से फ्लो होने देना क्या कहलाता है बच्चों? थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल हीट की बेस्ट कंडक्टर है। इट इज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर और एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छी कंडक्टर है हीट की। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स etc. are usually made of copper or aluminium metal because they are very good conductor of heat. बेटा जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स जो होते हैं पानी गर्म करने के लिए जो बनाए जाते हैं, वो ज्यादातर किसके बने होते हैं? मोस्टली कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि दोनों ही मेटल हीट की अच्छी कंडक्टर है। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड। पोरेस्ट कंडक्टर जो हीट की वो है लेड है। लेड का सिंबल होता है बच्चों पीबी। मरकरी मेटल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी भी पुअर कंडक्टर होती है हीट की। आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, आपको कॉपर के वायर दिखाए गए हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत अच्छी कंडक्टर है। द मेटल ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
रेजिस्टेंस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे। तो मेटल बहुत ही कम रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करती है, हैंस शो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसलिए हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करती है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छी मेटल कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली? सिल्वर। लेकिन सिल्वर के वायर नहीं बनाए जाते क्योंकि ये कॉस्टली होती है। कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद किसका नंबर आता है बच्चों? कॉपर का नंबर आता है, फॉलोड बाय गोल्ड, फिर गोल्ड का प्लेट, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। द इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किससे बनते वायर? कॉपर और एल्यूमिनियम से, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है। द मेटल्स लाइक आयरन, मरकरी ऑफर कंपेरेटिवली ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। मेटल लाइक आयरन और मरकरी, इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, मतलब करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देती है। सो दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? लो है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मेटल्स आर लेस्चरस, शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। लेस्चरस का मतलब चमक होता है मेटल्स में, आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सब में शाइनिंग सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर शाइनी मेटल्स, इनमें चमक होती है। दे कैन बी पॉलिश, इनको पॉलिश भी कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफ ए हैविंग ए शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लेस्चर। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इसका शाइनिंग सरफेस होता है क्या कहलाती है बच्चों? लेस्चर कहलाती, चमक। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल मेक्स देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। मेटल की चमक की वजह से ये किसके क्या बनाने के लिए यूज होती है? ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेशन पीस बनाने में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है बिकॉज दे आर ब्राइट, बहुत चमकीली होती है, शाइनिंग सरफेस होता है। द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। शाइनिंग सरफेस मेटल को गुड रिफ्लेक्टर बनाते क्योंकि लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती तभी चमकती है मेटल। सिल्वर मेटल इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का, इसीलिए बहुत शाइनिंग सरफेस होता है सिल्वर मेटल का। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स हार्ड होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम विच आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम और पोटासियम सॉफ्ट मेटल है, दिस कैन बी कट विद नाइफ और अ नेल। मोस्ट ऑफ मेटल आर हार्ड, ज्यादातर मेटल कैसी होती है बच्चों? हार्ड होती है। बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, बराबर हार्ड नहीं होती है, कुछ ज्यादा हार्ड होती है, कुछ कम हार्ड होती है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल। मोस्ट ऑफ मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर वेरी हार्ड। मेटल्स लाइक कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम ये हार्ड होती है। दे कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ, इनको नाइफ से कट नहीं कर सकते। देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल है एंड विच इजिली कट विद अ नाइफ, जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने ये 5 प्रॉपर्टीज मेटल्स की डिस्कस की है। नेक्स्ट हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपके लिए द सेल चैप्टर में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो कोशिश करें आप इनको अच्छे से अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। कल मैंने 5 आपको करा दिए थे, मेरी पिछली वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इस वीडियो में आपको अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा होगा द गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है, इसका कारण बताना है। आंसर क्वेश्चन है कि वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि भाई हम क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं लाइफ में। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर मान लीजिए वो सभी की सभी किससे बनी होती है बेटा? मेड अप ऑफ सेल्स। और ये जो सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक है, रेगुलेटरी है, जो फंक्शंस है उसी सेल के अंदर हों। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। हम कहते हैं कि भाई जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। और सेल के अंदर कंप्लीट क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है कि क्यों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बात सभी बच्चों को मालूम है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ ही
सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही क्या करने देता है, पास करने की एंट्री देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल है उसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परमिट करता है कुछ ही मटेरियल को अपने अंदर और बाहर ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई यूजफुल सब्सटेंस है, एनर्जी तो चाहिए सेल को, तो जाएगी उसके अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, भाई वेस्ट मटेरियल की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको एंटर नहीं करने देते। अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? कई बार मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइजोसोम्स हैं वो क्या होते हैं। लाइजोसोम्स एक प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है और ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब सेल के अंदर जितने भी अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लाइजोसोम्स के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है ना, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेल डैमेज हो जाती है तो लाइजोसोम्स क्या करेगा, लाइजोसोम ब्रस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलेगा और वो पूरी सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और अनवांटेड सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो सेल है वो अगर काम करना बंद कर दे तो ये ब्रस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके अंदर फैल जाता है और उनके फैलने के कारण ही जो सेल है वो कंप्लीट क्या हो जाती है, वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी जगह फिर नई सेल क्या है, बनती है। इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे, वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल को। ये एनर्जी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सेल को, ताकि सेलुलर प्रोसेस क्या हो सके, डे टू डे कंप्लीट हो सके। और जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी एनर्जी करेंसी के तहत जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंप्लीट अपना फंक्शन कर पाता है और जो सेल के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही मिलती हैं। तो ड्यू टू दिस एनर्जी प्रोड्यूसिंग फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जो ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आपको रीजन बताना है, व्हाई इज इट सेड दैट ए सेल विदाउट ए न्यूक्लियस इज विदाउट एनी फ्यूचर। मतलब सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। ये बात को आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और वो क्या होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, ओनली व्हेन दिस डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए कब रेप्लिकेट करेगा, डज द सेल डिवाइड टू फॉर्म ए न्यू सेल। जब सेल डिवीजन होगा तब डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जो फंक्शनल यूनिट है ऑफ द डीएनए उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन क्या होता है बेटा, एक स्मॉल सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है, द स्मॉल सेगमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होंगे तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। तो ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल ही अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सिंपल सी बात है जो नया ऑर्गेनिज्म है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करें। कोई क्वेश्चन अगर डाउटफुल लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि इनको कम से कम 2 या 3 बार आपको रिवाइज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।